Hello everyone, welcome to E-Class. Today we will discuss the second part of the first chapter of class 10. इस पोर्शन का शुरुआत हम इस पेंटिंग के साथ करते हैं. ये पेंटिंग क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है इसको समझेंगे. 1848 में इस पेंटिंग को बनाया गया जब पूरे दुनिया में नेशन स्टेट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, और इस पेंटिंग के ज़रिए फ्रेडरिक सूर्य जो इसके पेंटर हैं उन्होंने अपना एक यूटोपिया डिपिक्ट किया है. यूटोपिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर, एक ऐसी सोसाइटी जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जहाँ कोई कमियां ना हो. तो ऐसा रियल में एग्जिस्ट करना मुश्किल होता है. ठीक है, तो ये यूटोपिया क्यों है हम इसको समझते हैं. तो इट वॉज विजुअलाइजेशन ऑफ द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड मेड बाय द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. अब आप देखोगे कि जब नेशन स्टेट भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पे नेशन स्टेट का थ्योरी भी नहीं है, तो प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा जब इस्तेमाल नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी जैसा टर्म तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा. तो डेमोक्रेसी का मतलब पहले समझ लेते हैं. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी हम किसको कहते हैं? द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. पीपल के द्वारा गवर्नमेंट चुना जाता है, प्लस ये जो गवर्नमेंट चुनी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, मतलब लोगों को इक्वालिटी का अधिकार होता है. इक्वालिटी मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिकल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी जहाँ पे आप नॉर्मली सुनते होगे इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है, UAF, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. मतलब एक पर्सन जो 18 ईयर्स को क्रॉस कर जाता है हैज़ द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, जेंडर, और कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करते हैं. बस ये होना चाहिए कि शुड बी द सिटीजन ऑफ कंट्री. ठीक है, और प्लस यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है. आप लोग कई बार सुना होगा इलेक्शन में काफ़ी सारी सावधानियां बरती जाती है सिर्फ इसलिए कि डेमोक्रेसी सक्सेस हो पाए. तो दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी. सेकंड इज रिपब्लिक. रिपब्लिक को समझने के लिए हम इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं. इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर होता है और जिसको हम PM कहते हैं, और प्रेसिडेंट होते हैं. PM इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का हेड होता है, नॉट द हेड ऑफ द कंट्री. और प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ कंट्री. ठीक है, ये हेड ऑफ कंट्री होता है. बट एक चीज़ देखो, PM इज इलेक्टेड बाय अस. हम इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली. कैसे करते हैं? जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, अभी जो पिछले साल हुआ था 2019 में, तो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था और इसमें हमने जो वोट किया था, वोटिंग करके MPs को चुना था, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुना था. और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब चुना था तो इन लोगों ने आपस में अपना लीडर चुन लिया, और दैट वाज नरेंद्र मोदी, और ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. दिस इज द सिंपल वे ऑफ इलेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर. लेकिन दूसरा पार्ट हमारा जो है वो प्रेसिडेंट का है. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री. प्रेसिडेंट को हम नहीं चुनते डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली हमें चुनते हैं. मतलब क्या है? ऐसा कंट्री जहाँ पे हेड ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल. जैसे इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय अस, बट हेड ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय अस, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली हमें लोग चुनते हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट रिपब्लिक. एग्जाम्पल आप इंग्लैंड का लेके बेटर समझ सकते हो. इंग्लैंड में क्या होता है? हेड ऑफ द कंट्री इज क्वीन, और हेड ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इज प्राइम मिनिस्टर. तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है इज इलेक्टेड, बट क्वीन इज नेवर इलेक्टेड. उसका पोस्ट जो होता है वो हेरिडिटरी होता है. तो दिस इंग्लैंड विल नॉट बी अ कंट्री which can be called republic, right? This was the. तो उस टाइम पे ये बिल्कुल यूटोपिया सा है कि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का कोई कॉन्सेप्ट आ जाए और रियल में एग्जिस्ट करे. ऐसा कई जगह पे कॉन्सेप्ट को दिखाया जा रहा था, बट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता था. ठीक है, दिस इज व्हाट. अब इस पिक्चर को समझते हैं. इस पेंटिंग में 4 चीज़ों को काफ़ी अच्छे से फोकस किया गया है. फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ डिवाइन फिगर्स दिखाई दे रहे हैं हमें. सेकेंड पार्ट वी कैन सी दिस इज द लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी. स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम कई बार सुना होगा. दिस वॉज ये 1789 का टाइम था जब फ्रांस का रिवोल्यूशन हो रहा था. फ्रांस में जब रिवोल्यूशन हो रहा था तो 3 टर्म्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, लिबर्टी को, इक्वालिटी को एंड फ्रैटर्निटी को. तो लिबर्टी इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि लिबर्टी को पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया. लिबर्टी का पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया, मतलब इसको एक पर्सन, एक फीमेल फिगर दे दिया गया. ठीक है, और यहाँ पे जो इनके एक हाथ में है, यहाँ देखोगे टॉर्च है फॉर एनलाइटमेंट, और एक हाथ में ह्यूमन राइट्स के लिए, सिविल राइट्स के लिए एक चार्टर है.
ठीक है, दिस इज व्हाट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट वॉज, यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, दे आर कैरिंग सम काइंड ऑफ डिफरेंट फ्लैग्स एंड पर आ रहे हैं, सब लोग का मकसद कहीं ना कहीं लिबर्टी ऑफ स्टैचू की तरफ ही आना है, तो ये दे आर कैरिंग द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सॉरी, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देखेंगे, देयर आर सम पीपल, दे आर कैरिंग, ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर कैरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लैग्स। इस फ्लैग्स को लेते हुए ये क्यू में आ रहे हैं, बट इस क्यू में आते हुए दे आर समवेयर फोकस टू रीच व्हाट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब कहीं ना कहीं ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ पहुंच रहे हैं। वाई, ऐसा क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो फ्रेडरिक सोरियो जो हैं वो दिखाना चाहते हैं कि लोग जो हैं वो अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए अपने फ्लैग के साथ किस तरफ जा रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लोगों को क्या चाहिए, लिबर्टी चाहिए, वो ह्यूमन चार्टर, ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है, द पीपल नीड दैट। अब कोई भी एब्सोल्यूटिस्ट की तरफ नहीं जाना चाहते। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, दैट इज व्हाट, एब्सोल्यूटिस्ट एक ऐसा किंग के बारे में कह सकते हो जो जिसके ऊपर कोई ब्रिडल ना हो, जिसके पावर का कोई लिमिट ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एब्सोल्यूटिस्ट जो है वो शैटर्ड है, एब्सोल्यूटिस्ट का जो फिगर है वो शैटर्ड है। यहाँ देख रहे हो एक क्राउन है, तो दिस इज व्हाट, क्राउन को देख के समझ सकते हैं, क्राउन इज ऑलवेज द सिंबल ऑफ किंग। ठीक है, तो किंग, यहाँ पे किंग, जब लोग जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं तो समवेयर दे आर लुकिंग फॉर देयर राइट्स एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब भी आएगा तो किंग का पावर डिक्रीज होगा, और किंग का पावर डिक्रीज होगा तो एब्सोल्यूटिस्ट पावर जो उसके पास है वो खत्म हो जाएगा, तो एब्सोल्यूटिस्ट विल बी शटर्ड डाउन ऑन द ग्राउंड, और इसका रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाएगा फ्रॉम द सोसाइटी। दिस वाज द नेक्स्ट पार्ट। और यहाँ पे जब आप यहाँ फ्लैग लेते हुए लोगों को देख रहे हो तो देयर आर समथिंग, ये समझने वाली बात है कि जब हम बात कर रहे हैं कि देयर वाज नो कंट्री लाइक जर्मनी और पोलैंड एंड इटली वॉट एवर। ठीक है, तो फिर ये क्या कैरी कर रहे हैं, आई कैन सी हियर जर्मनी का एक फ्लैग है, समवेयर द फ्लैग ऑफ किंगडम ऑफ टू सिसली, समवेयर इंग्लैंड, समवेयर। तो ये सारे कंट्रीज का जो फ्लैग है, वाई दे आर कैरिंग द फ्लैग ऑफ द कंट्री, जब कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो लास्ट टाइम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, लव टुवर्ड्स योर नेशन। नेशन के लिए जो लव होता है, डिवोशन होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसको कहते हैं। बट ये लव, डिवोशन और रिस्पेक्ट कहाँ से आता है, कॉमन कल्चर से आ सकता है, कॉमन टेरिटरी से आ सकता है, कॉमन एथनिसिटी से आ सकता है। तो आप ये समझोगे कि यहाँ पे जो लोग कैरी कर रहे हैं, दे मे बी बिलोंगिंग टू अ सेम टेरिटरी, मे बी हैविंग द सिमिलर community, may be having the similar language, may be having their similar ethnicity, means they are representing their ethnic group or language group or territorial group। तो ये उसको represent करते हुए move कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं they are dreaming towards forming their own nation which should be sovereign। sovereign का मतलब क्या होता है, सॉवरेन एक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, दैट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल का मतलब क्या है कि कोई भी कंट्रोल ना हो, मतलब अगर कोई कंट्री अपना कोई डिसीजन लेता है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कोई कंट्री हो जिसका अपना एक पॉपुलेशन हो, और पॉपुलेशन को रूल करने के लिए कोई गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट के पास इतना पावर कम से कम हो कि अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो बाहर से कोई पावर उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके, मतलब वो अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री हो, तो दैट इज कॉल्ड सॉवरेन, राइट। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस पेंटिंग। यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, ये देख लो, ये जो लोग हैं ये डिवाइन पावर्स हैं जो दे आर गेजिंग अपॉन द पीपल, जो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ कुछ लोग जो हैं ऑलरेडी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ पहुँच गए, कुछ नेशन है जैसे स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, एंड दिस इज व्हाट, फ्रांस जो है अभी अभी जस्ट पहुँचा है, जर्मनी पहुँचने की तरफ है, और उसके बाद स्टेट ऑफ टू सिसलीज और पोलैंड और वो सारे और कई सारे कंट्रीज इसके पीछे मूव कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज, इसमें क्या है,
इस पोर्शन में हम क्या समझ पाए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट यहाँ से निकल के आया है। मतलब क्या है मॉडर्न स्टेट, क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, मतलब आज का मॉडर्न स्टेट हम जब समझते हैं तो हम कहीं भी किंग को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि लोग होंगे और उनके पास अपना कोई फंडामेंटल राइट्स होगा, उनके पास अपनी गवर्नमेंट होगी और गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, गवर्नमेंट जो होगी वो अकाउंटेबल होगा। ऐसा टायरेंट गवर्नमेंट का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। तो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट, यहाँ से डिराइव होता है। नेक्स्ट इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। यूरोप में एक्चुअली होता क्या था कि एक कोई एम्पायर होता था, कोई एक गवर्नमेंट, कोई एक डायनेस्टी होती थी और उस डायनेस्टी का बहुत सारे एरियाज में, सपोज एक डायनेस्टी यहाँ रूल कर रही है तो उसका हो सकता है यहाँ पे रूल ना हो पर यहाँ पे कहीं और उसका रूल हो, तो एक डायनेस्टी का मल्टीपल एरिया में रूल हुआ करता था। तो ये इससे क्या करे, ये मल्टीनेशनल जो डायनेस्टी थे उससे एक नेशन का फॉर्मेशन कर दिया जाए ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का थ्योरी वहाँ पे काम कर पाए और सबके लिए इक्वल लॉ हो और सिटीजन्स इक्वल रहे, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, सॉवरेन control over the clarity defined territory. Sovereign control, right now I discussed about this. Sovereign का मतलब क्या होता है, the government which is free from external control, मतलब किसी भी बाहरी गवर्नमेंट का या शासन का उस पर कोई आधिपत्य ना हो, कोई भी डिसीजन पे वो इन्फ्लुएंस ना जता सके, ठीक है। दिस इज व्हाट, एक डिफाइंड टेरिटरी हो, मतलब क्या है, किंग का अपना कोई डिफाइंड एरियाज होना है, मतलब जहाँ पे हम रूल कर रहे हैं, जहाँ के हम सिटीजन हैं, वी शुड हैव अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑल्सो। नेक्स्ट इज व्हाट, नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। इसमें ये जो पेंटिंग है इसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ये भी है कि इसके वजह से कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का राइज होने में हेल्प मिला, मतलब 19th सेंचुरी में तो नेशनलिज्म अपने पिक पे। नेक्स्ट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जो कह सकते हैं कि नेशन स्टेट बनाने की दौड़ में सबसे पहला था, मतलब इसको फॉलो सभी लोगों ने किया था, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ था, इसके पीछे काफ़ी सारे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। फ्रांस की सोसाइटी को समझते हैं, सोशल डिस्पैरिटी क्या है। तो फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्लर्जी है सबसे ऊपर का, दूसरा नोबिलिटी है और तीसरा है थर्ड स्टेट, ठीक है। ये थर्ड स्टेट का 3 पार्ट है। इसमें 3 पार्ट कैसे कह सकते हो, सबसे पहला तो वो लोग होंगे जो थोड़े रिच थे, जैसे लाइक प्रोफेशनल्स हो गए, बड़े बिजनेसमैन हो गए, तो ये लोग इसमें आते थे, तो ये एजुकेटेड क्लास हुआ करता था। सेकंड पीजेंट्स एंड फार्मर्स का था और ये थर्ड जो था वो बहुत लो वर्कर्स और पीजेंट्स लोग का था, ठीक है। तो ये फ्रांस का स्ट्रक्चर था सोसाइटी का। अब इसको इस तरह से समझे हम, ये जो थर्ड स्टेट था ना, इसके ऊपर डिस्पैरिटी क्यों हम बात करें, क्योंकि फ्रांस में ये जो स्ट्रक्चर था ये तो ठीक है, ये क्लर्जी था मतलब चर्च से रिलेटेड लोगों का था, नोबिलिटी मतलब किंग से के नियरेस्ट लोग थे और इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे, लाइक दे डिड नॉट हैव टू पे टैक्स, इनको टैक्स नहीं पे करना था, जबकि मैक्सिमम लैंड होल्डिंग इन्हीं के पास थी। तो बहुत सारा रिसोर्सेज होने के बावजूद भी दे डिड नॉट हैव टू पे टैक्स, ठीक है। बट टैक्स पे करने का पूरा बर्डन किस पे फॉल करता था, ये थर्ड स्टेट पे फॉल करता था। मतलब कंट्री में कुछ भी हो जाए, इकोनॉमिक कंडीशन अगर खराब हो रही है, टैक्स रेज करना है, तो उसका असर किस पे पड़ रहा था, थर्ड स्टेट, जबकि थर्ड स्टेट जो थी वो नॉर्मली उसमें पुअर क्लास भी बहुत ज़्यादा थे। सब्सिस्टेंस क्राइसिस ये क्या टर्म है, एक्चुअली में फ्रांस में होता क्या है कि फ्रांस का पॉलिटिकल कंडीशन ऐसा था कि यहाँ के लीडर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे वॉर में इन्वॉल्व होने की वजह से होता क्या है कि यहाँ का ट्रेजर ऑलमोस्ट एम्प्टी हो जाता है। तो पहला तो इकोनॉमिक कंडीशन इससे खराब है, तो ट्रेजर एम्प्टी है। अब किंग का ट्रेजर जब एम्प्टी होगा तो टैक्स रेज करेगा तो थर्ड स्टेट पे इफेक्ट पड़ेगा, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। जब थर्ड स्टेट पे टैक्स का बोझ पड़ रहा है तो उनको और परेशानी क्या है, फिर सब्सिस्टेंस क्राइसिस किस बात का, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है, एक भुखमरी वाला कंडीशन जहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ब्रेड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो एक तो हम समझ लें इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, दूसरा यहाँ पे पॉपुलेशन राइज करता है, फ्रांस का पॉपुलेशन राइज होता है। तो फ्रांस का पॉपुलेशन जब राइज होता है तो लैंड हमारे पास इतना ही बड़ा है और पहले हम 10 लोग को इतने लैंड से खिलाते थे तब तो हमारा सफिशिएंट ग्रेन होता था। अब जब हमारे पास 100 लोग हो गए हैं और यही हमारा लैंड होल्डिंग है तो इसमें से हम 100 लोग को कैसे फिट करें, तो या तो हम लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेंगे और या फिर 100 लोग के लिए अलग कोई लैंड को
इंक्रीज करें, पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये दोनों में से कुछ भी नहीं किया। अब नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, क्राइसिस ऑफ फूड, तो फूड क्राइसिस हो जाती है। फाइनली यहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखने को मिला। एक और रीज़न था कि इस टाइम पे यहाँ पे ड्राउट भी हो गया था, ठीक है, तो ये क्राइसिस बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट इज स्टेप्स, ये कंडीशन था फ्रांस का। तो फ्रांस का कंडीशन, ऐसे कंडीशन तो बहुत सारे कंट्रीज में होते हैं, तो क्या सभी रिवॉल्यूशन के लिए तैयार हो जाते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो हमारे यहाँ पे फ्रांस में क्या हो गया ऐसा कि ये रिवॉल्यूशन के लिए तैयार हो गए? तो फ्रांस में एक तबका डेवलप हुआ जहाँ पे लोग जो है यहाँ पे नस्लिज्म की भावना बहुत ज़्यादा उमड़ने लगी, और इसको ऊपर उठाने के लिए क्या किया जाने लगा, कलेक्टिव आइडेंटिटी पे जोर दिया जाने लगा। कलेक्टिव आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि नस्लिज्म में कलेक्टिव कॉमन चीज़ें होनी चाहिए, तब नस्लिज्म राइज होता है और बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच सकता है। तो दिस इज व्हाट यहाँ पे ला पेट्रियट का कॉन्सेप्ट दिया गया, मतलब द फादरलैंड, मतलब अब एक कंट्री से, अपने कंट्री से प्यार करो, दिस इज द फ्रांस और ये हमारा फादरलैंड है। ले सिटिजन मतलब कंट्री का सिटीजन के बारे में हमारा फोकस होना चाहिए कि वी आर द सिटीजन ऑफ फ्रांस, हम सब के सब सिटीजन फ्रांस के हैं, चाहे हमारा कंडीशन, लैंग्वेज, भाषा कुछ भी हो, पर वी बिलोंग टू वन कंट्री, राइट। दिस इज व्हाट, यहाँ पे इक्वालिटी पे जोर दिया गया कि लोगों को बर्थ राइट का कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वैल्यू किस पे होना चाहिए, इक्वालिटी, सबको इक्वल राइट मिले, एवरीबडी हु होल्ड्स द कैपेसिटी टू run something should be given the chance, right? This is what fraternity, fraternity क्या है, जब इक्वालिटी दे देंगे, लिबर्टी दे देंगे, फ्रैटर्निटी होगा ही नहीं, आपसी सहमति बनेगी ही नहीं, तो फिर फाइट तो होता रहेगा, तो किस बात का एकता और पीस, तो ये भी बहुत जरूरी था, ठीक है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्री होना। फ्री का मतलब क्या, यहाँ पे स्लैवरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा चलती थी। स्लैब मतलब लोगों को स्लैब बना के काम कराया जाना, गुलाम जो होते थे उनसे काम कराना। तो लिबर्टी ऐसा नहीं है कि केवल गुलामों के लिए, लिबर्टी नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, सभी को फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है। अनेक लिबर्टी हर तरह से हो सकता है, हमारी जो पुराने सोच होते हैं उससे हमको फ्रीडम चाहिए, हो सकता है हमारे जो विचार हैं बहुत पुराने हैं, या फिर हमारा शासन करने का तरीका है वो बहुत पुराना, हमको उन सब चीज़ों से ओवरकम होना है ना। तो देयरफॉर लिबर्टी, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, द न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए, लोगों को एक साथ लाने के लिए एक फ्लैग, न्यू फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ भी ट्राई कलर फ्लैग है, जैसे इंडिया में ट्राई कलर फ्लैग है, बस डिफरेंस ये है कि इनका कलर डिफरेंट है, इनके पास रेड, व्हाइट एंड ब्लू कलर का ट्राई कलर है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, द फ्रेंच वॉज प्रमोटेड, फ्रेंच लैंग्वेज वॉज प्रमोटेड। नॉर्मली क्या होता है, नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए अगर कॉमन लैंग्वेज हो तो बहुत बढ़िया बात होती है, तो यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। नॉर्मली जो फ्रांस की भाषा थी वो फ्रेंच थी, बट वो कहाँ पे बोली जाती थी, ज़्यादातर पेरिस में बोली जाती थी। रेस्ट ऑफ द फ्रांस में रीजनल डायलेक्ट्स होते थे, तो लोगों का रीजनल डायलेक्ट्स इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि हर रीजन पे अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो उनमें एक सिमिलरिटी क्या होगा, वो आपस में कैसे एक दूसरे से आपसी बातों को शेयर कर पाएंगे। देयर शुड बी, देयरफॉर फ्रेंच लैंग्वेज को इन लोगों ने प्रमोट किया और रीजनल डायलेक्ट को डिस्करेज किया, राइट। रीजनल भाषा जो थी उसको, रीजनल डायलेक्ट जो था उसको डिस्करेज कर दिया। दिस वाज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है कि इफेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ पे नेशनल असेंबली बनाई जाती है, बट ये नेशनल असेंबली बनाने के लिए पहले तो इनको चुना जाता है। कैसे चुना जाएगा, तो इन पे बेस क्या, इनका आधार क्या होगा, सिटीजन्स होंगे, चुनने के लिए सिटीजन्स होंगे। तो सिटीजन को पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, दिस इज एक्टिव सिटीजन एंड दिस इज पैसिव सिटीजन। एक्टिव और पैसिव सिटीजन को समझेंगे आप। एक्टिव का मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में, पैसिव मतलब एक्टिव नहीं है वो। तो एक्टिव कौन थे, जो अबव 25 ईयर्स एज थे, दूसरा टैक्स पेयर थे, और तीसरा मेल थे, ठीक है। इक्वालिटी नहीं है यहाँ भी, बट देन ऑल्सो शुरुआत तो है जहाँ पे वोटिंग का राइट दिया गया। तो एक्टिव सिटीजन ये थे। दूसरा क्या था, पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन क्या था, जो बिलो 25 ईयर्स थे, जो फीमेल थी, और जो टैक्स नहीं पे करते थे, नो टैक्स पेयर, राइट। तो दिस इज व्हाट, पैसिव सिटीजन। तो पैसिव सिटीजन का कोई भी रोल नहीं था नेशनल असेंबली बनाने में। अब ये होता क्या था कि एक्टिव सिटीजन जितने भी रहे थे वो 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे, 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे। अब ये मैन ही होते थे, वुमेन नहीं थी,
ठीक है। इसमें से ये 50,000 मेंबर्स फिर 745 मेंबर्स को नेशनल असेंबली के लिए चुना, और फिर नेशनल असेंबली का काम क्या था, किंग को कंट्रोल करना, किंग के पावर को कंट्रोल करना, और दूसरा मिनिस्टर्स जो थे, मिनिस्टर्स इसी में से चुन के आते हैं। जैसे नॉर्मल अगर समझोगे तो इंडिया में जो एमपीज होते हैं, हम जब देखते हैं लोकसभा का इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, तो 543 लोग चुन कर जाते हैं, ठीक है, 2 नॉमिनेटेड भी होते हैं, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, ये नंबर डिपेंड करता है, ठीक है। 543 मेंबर्स चुन के जाते हैं, तो लेकिन क्या मिनिस्टर 543 के 43 होते हैं? नहीं, ये एमपीज होते हैं, दे आर द एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा, ठीक है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से होते हैं, बट दे आर नॉट द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स क्या होते हैं? ये इनमें से किसी को कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है तो उसको प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ से आमंत्रित करते हैं और उसको मिनिस्ट्री देते हैं। ये मैक्सिमम उनका जो नंबर है उसका 15% हो सकता है, मतलब 543 अगर मेंबर्स है तो सिर्फ 15% तक ही मिनिस्ट्री एक्सपैंड कर सकते हैं। दिस इज अबाउट इंडिया। तो यहाँ भी कुछ रहा था ऐसा, राइट। यहाँ पे अब दूसरा क्या किया गया, किंग जब भी, अब देख रहे हैं हम किंग है और किंग यहाँ पे नेशनल असेंबली भी है। नेशनल असेंबली एक और काम करेगी, यहाँ पे लेजिस्लेचर लिखा हुआ है, तो मतलब क्या, लॉ बनाएगी, ठीक है। अब जब भी, जहाँ भी, जिस भी कंट्री में पार्लियामेंट आ जाता है वहाँ पे पार्लियामेंट तो चुना हुआ है, पार्लियामेंट आ जाता है तो किंग का पावर घटता है, और ये पार्लियामेंट जो फंक्शन करेगी ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन से किंग रूल कर पाएगा, तो दिस विल बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब मोनार्की तो है, किंग तो एग्जिस्ट करता है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे शासन करेगा, राइट। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश होती है आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और ये तब की बात है, ये जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड हुआ था, मीन्स कब, 1791 तक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी यही रहा था, इसके बाद काफ़ी और चेंजेस आए थे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट जुडिशरी। यहाँ पे गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या, जो लॉ बनाती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या, जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब समझोगे, जैसे हमारे एमपीज जो है, सबके सब एमपीज उपस्थित होते हैं लॉ बनाने के टाइम में, और जो लॉ बनती है, लॉ कैसे बनता है, पहले तो एमपीज डिस्कशन करते हैं बिल के ऊपर, और बिल जाता है, बिल जब पास हो जाता है तो हमारे प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, और प्रेसिडेंट के साइन के साथ ही वो लॉ बन जाता है। जैसे ही लॉ बनती है वैसे ही क्या होता है, ये उस मिनिस्ट्री के हाथ में जाना चाहिए जिससे रिलेटेड कोई लॉ है, क्योंकि एग्जीक्यूट कराने का तो काम उन्हीं का है। जैसे अगर हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई लॉ बन रहा है, उससे रिलेटेड, तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जाएगा, और फिर उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए लोग आगे ऑफिसर्स तक पहुंचेंगे। दिस इज व्हाट एग्जीक्यूटिव, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट जुडिशरी। जुडिशरी को हमेशा एग्जीक्यूटिव, अब देख रहे हो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में कनेक्टेड है, बट जुडिशरी सेपरेट होता है। मतलब यहाँ पे वोट देख रहे हो, वोट देने के लिए डायरेक्टली वोट कर सकते हैं और अपना जज चुन सकते हैं, ठीक है। तो जुडिशरी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्यों, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले सके, उस पर कोई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का इम्पैक्ट ना रहे, ठीक है। तो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पुट इन प्लेस टू फॉर्म एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर द सिटीजन। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर्मुलेट किया गया ताकि पूरे कंट्री के लिए एक ही लॉ हो। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटी को हटाया गया, जो हर पार्ट का एक इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, गुड्स मान लो 5 रुपये का यहाँ है, इस स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो यहाँ पे 2 रुपये कस्टम ड्यूटी लग गया, तो ये ऑब्वियसली इसका रेट तो बढ़ जाएगा ना। तो देयरफॉर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को हटाया गया, ताकि अगर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटेगा तो फ्री फ्लो होगा किस चीज़ का, कैपिटल एंड गुड्स का। गुड्स एंड कैपिटल का फ्री फ्लो होगा, मतलब बिजनेस एक्सपैंड करेगा और डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी का, राइट। दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन ये किस पार्ट का है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 के बाद जस्ट हुआ था, उसके बाद, ठीक है। पर इसके बाद भी काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। उसमें एक चेंज हमको पढ़ना है अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट वाज द मोनार्क ऑफ फ्रांस। ये कब मोनार्क बन गए? तो होता क्या है कि 1791 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन
बन जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वहाँ पे क्या बनता है, मोनार्क जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मोनार्की सिस्टम जो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद भी वहाँ पे फ्रांस में एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, कुछ लूप होल्स वहाँ रह जाते हैं। इसीलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग आपस में उतार चढ़ाव वहाँ पे होती रहती है वहाँ। इसी का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट उठाता है और वो अपने आप को वहाँ का न्यू मोनार्क डिक्लेयर कर देता है। मतलब फ्रांस का रिवॉल्यूशन कुछ ऐसा था कि मोनार्की को एंड करने के लिए खत्म शुरू किया गया और फिर से आके मोनार्की में ही एंड हुआ उसका, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मोनार्की आता है फिर से फ्रांस में। और ये मोनार्की थोड़ा बेटर है कह सकते हो कि क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया अपने कोड में। इनका जो कोड था दैट वाज कॉल्ड नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, ठीक है। इसमें क्या क्या बातें थी, पहला तो इन्होंने बर्थ प्रिविलेज को हटाया। बर्थ प्रिविलेज बहुत ज़्यादा हैम्परिंग था कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। बर्थ प्रिविलेज ऐसे भी हैम्परिंग होता है, डिजर्विंग कैंडिडेट शुड बी पुट फॉरवर्ड, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा था। इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रमोट किया इन्होंने कि सभी लोग इक्वल है। नेक्स्ट इज सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को इन्होंने सिक्योर किया। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि फ्यूडल सिस्टम क्या है। नेक्स्ट हम समझते हैं फ्यूडलिज्म। फ्यूडल सिस्टम के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो फ्यूडल सिस्टम को एक पिरामिडल स्ट्रक्चर के तौर पे हम देख सकते हैं, जहाँ पे किंग सबसे टॉप पे होता है, ठीक है। किंग फ्रांस का ये स्ट्रक्चर था जहाँ पे किंग सबसे टॉप पे हुआ करता था। इसके नीचे क्या होता था, इसके नीचे नोबिलिटी होते थे, इसके नीचे होता था नाइट्स, इसके नीचे होते थे सर्फ या फिर पीजेंट्स। अब ये समझोगे कि किंग होता क्या है, फ्रांस का 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी का दौर होता है। उस समय काफ़ी सारे साम्राज्य जो थे वो बिखर रहे थे और किंग जो था, सेंटर पावर जो था वो वीक हो रहा था। और जब भी कोई सेंट्रल पावर वीक होता है तो जो लोकल पावर्स होते हैं ना वो अपना हेड अप करने लगते हैं, अपने आप को ऊपर उठाने लगते हैं। तो वही यहाँ होता है, नोबिलिटी जो होते हैं अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। मतलब अपने रीजन, उनका ये रीजन है तो वो पास के रीजन में भी एंटर कर गए, ठीक है, और अपने एरिया को बढ़ाना शुरू करते हैं। जब एरिया को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे और क्या परेशानी होगी इनको, ये जब कर रहे हैं तो दूसरा भी पास में कोई होगा वो भी जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगी और यहाँ पे असुरक्षा का एहसास होगा। और जब असुरक्षा का एहसास होगा तो इन दैट केस एक नया ग्रुप, एक नया तबका डेवलप होगा, दैट विल बी कॉल्ड नाइट्स। नाइट्स क्या करेंगे, ये प्रोफेशनल पीपल थे जो सुरक्षा देने के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये नोबिलिटी को सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो ये एक सर्विस जो है इनको मिलेगा, पर सर्विस के बदले में इनको क्या मिलेगा, देवर गिवन एरियाज, लैंड्स, ठीक है। जो इनके अंदर में लैंड आता था वो एरिया इनको देते थे। अब नाइट्स का काम तो प्रोफेशनली वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो वो लैंड का करेंगे क्या, तो उस लैंड को वो क्या करेंगे, पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सर्फ को देंगे। अब ये पीजेंट और सर्फ में क्या डिफरेंस है, पीजेंट वैसे लोग को कहते थे जिनके पास अपनी लैंड होल्डिंग भी थी और वो थोड़ा सा इनसे भी, नाइट से भी लैंड लेकर उस पर भी खेती, मतलब नाइट्स के लैंड पे भी खेती करते थे। मतलब नाइट्स के लिए, मतलब मान लो 6-8 घंटे का काम है तो उसमें 2 घंटे नाइट्स के लैंड पे काम कर लिया, सर्विस देना पड़ता था, उसके बदले में नाइट्स इसको प्रोटेक्शन देता था। तो 2 घंटे का सर्विस ये देंगे और उसके बदले में नाइट उसको प्रोटेक्शन देगा, सपोज, ठीक है। और बाकी टाइम पे ये अपने लैंड पे खेती करेगा, राइट। सर्फ जो होते थे ये बॉन्डेड लेबर टाइप होते थे, मतलब इनका कोई अपना फ्रीडम नहीं था, ये नाइट्स के लैंड पे काम करते थे, राइट। तो अल्टीमेटली सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। नाइट्स जो थे वो किसके प्रति अकाउंटेबल थे, नोबिलिटी किसकी तरफ अकाउंटेबल थे, नोबिलिटी किंग की तरफ। और ये पीजेंट जो होते थे, ये पीजेंट अकाउंटेबल होते थे टुवर्ड्स नाइट्स। तो पीजेंट जो होते थे, अब ये सोचने की बात है, ये स्ट्रक्चर में किंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन इनसे नहीं है। लोग अगर बात मानेंगे तो इनकी बात मानेंगे और ये मानेंगे तो इनकी बात मानेंगे। दिस वाज द सिस्टम जो फ्रांस में प्रिवेलिंग था, ठीक है। नेक्स्ट इसको इन्होंने हटाया। इन द टाउन गिल्ड को भी हटाया। एक चीज़ और समझना है, गिल्ड का मतलब क्या होता है। गिल्ड का मतलब होता है
ग्रुप ऑफ पीपल जो एक काम में इन्वॉल्व होते हैं, एक ही फंक्शन में, जैसे कपड़ा बुनना है, कपड़ा का प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले कॉटन का प्रोडक्शन होगा। कॉटन का प्रोडक्शन करने में कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, फिर ये क्या करेंगे, इससे यार्न बनाएंगे, यार्न बनाने वाले फिर पेंट, इसको डाइंग करेंगे, डाइंग करने के बाद यहाँ से फिर वेविंग होगा और बाकी इसके बाद स्टिचिंग होगी, उसके बाद मार्केट में आएगा। तो देयर विल बी द ग्रुप ऑफ पीपल जो आपस में इन्वॉल्व है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये ग्रुप इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते थे कि बाहर से कोई आदमी अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहे तो ये आने नहीं देते। तो दिस वॉज वॉट गिल्ड। नेक्स्ट इज वॉट, यूनिफॉर्म करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। स्टैंडर्ड साइज एंड वेट मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन किया गया। यूनिफॉर्म करेंसी मतलब जैसे हम यहाँ से अगर मान लो इंडिया से हम रुपया लेके निकले और ये रुपया जो है ये जाके चाइना में पहुँचे, तो चाइना में ये तो पेपर पीस हो गया, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। दिस इज़ व्हाट, यूनिफॉर्म करेंसी नहीं होने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास डॉलर आ जाता है जो सभी जगह पे चलता है, या फिर हमारे पास क्या होगा, फिर गोल्ड होगा। बट गोल्ड हर जगह पे कैरी तो कर नहीं सकते, सिंबॉलिक तौर पे हम करेंसी यूज़ करते हैं। दिस इज़ व्हाट, तो यूनिफॉर्म करेंसी का इन्होंने इंट्रोडक्शन किया ताकि गुड्स एंड सर्विस को आराम से, गुड्स एंड कैपिटल को आराम से फ्लो किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह और बिजनेस को इंक्रीमेंट मिले। ठीक है। स्टैंडर्ड साइज, वेट और मेजरमेंट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। स्टैंडर्ड साइज, वेट और मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज, वेट और मेजरमेंट, जैसे एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है? मास के लिए हमारे पास केजी हो जाता है, किलोग्राम, और हमको पता है कि हर जगह पे ये 1000 नहीं होगा। एसआई यूनिट हमने क्यों बनाया? 1000 ग्राम होगा। एसआई यूनिट हम लोग बनाया क्यों? क्योंकि हर जगह पे यही चीज़ फॉलो हो। इज इट? अगर हम बोले 1 मीटर क्लोथ, तो 1 मीटर क्लोथ का मतलब हर जगह पे मीटर क्लोथ का मतलब 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर ही होगा। ऐसा अगर हम बोले 1 स्पैन ऑफ क्लोथ, तो मेरे हैंड का स्पैन हो सकता है इतना बड़ा हो, किसी और का हैंड का स्पैन इतना बड़ा हो जाए, तो ये तो वेरी करेगा ना। इसलिए एक स्टैंडर्ड साइज जरूरी होता है। जैसे हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, IUPAC नेम ये सब देखते हैं, एक स्टैंडर्ड नाम रखना जरूरी होता है। नेपोलियन का एम्पायर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। या मैप को देखें, ये समझने के लिए 4 पॉइंट्स देख सकते हैं। पहला वो कंट्री, वो रीजन को डिस्कस करेंगे हम जो नेपोलियन के डायरेक्ट अंडर में था, नेपोलियन का एम्पायर के अंतर्गत था। तो ये ब्राउन, डार्क ब्राउन था जो फ्रेंच एम्पायर के अंतर्गत था। दिस वॉज द अलाइड कंट्रीज ऑफ नेपोलियन। ठीक है, ये ग्रीन कलर जो था अलाइड कंट्रीज थे, अलाइड किंगडम्स थे। ठीक है, और ये जो था लाइट ब्राउन जो है वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ नेपोलियन था, और ये इवन स्पेन में। ठीक है, और पुर्तगाल जो था दैट वाज, पुर्तगाल हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये नेपोलियन की अलाइड कंट्री नहीं थे, ये उसके खिलाफ वॉर किया था इन लोगों ने। ठीक है, तो ये नेपोलियन का एक्सपेंशन है, रीजनल एक्सपेंशन, कि उसका किंगडम कितना एरिया पे फैला हुआ था। ठीक है, और ये जो कन्फेडरेशन की बात हो रही है ना, छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ को उन्होंने कंबाइन करके अपना एक बड़ा प्रिंसिपैलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो दिस इज व्हाट हियर। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल चेंजेस। उन्होंने क्या किया? पॉलिटिकल चेंज में किसी को भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिला क्योंकि मोनार्की था। दूसरा क्या है? फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन था वहाँ पे, मतलब फ्रांस के लोगों को फोर्सफुली आर्मी में भेजा जाता था। नॉट इन फ्रांस ओनली, जो फ्रांस के कंट्रोल में जो कंट्री थे उसको भी कंस्क्रिप्शन, फोर्सफुली कंस्क्रिप्शन का पार्ट पढ़ना पड़ता था। उनको फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती कराया जाता था ताकि वो यूरोप के रेस्ट पार्ट को जीत सके। ठीक है, सेंसरशिप थी प्रेस पे। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? ऐसा न्यूज़, ऐसा आर्टिकल्स जो गवर्नमेंट को नहीं पसंद आ रही है उसको काट दिया जा सकता है, उसको नहीं दिखाया जाएगा, उसको पब्लिश करने का राइट किसी को नहीं है। ठीक है, इंक्रीज टैक्स, टैक्स को इंक्रीज कर दिया, मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम उन्होंने दिए थे उसके बाद अगर पॉलिटिकल फ्रीडम देखा जाए तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम को स्टार्टिंग में तो बिजनेसमैन और बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन जैसे जैसे उनको रियलाइज़ हुआ कि पॉलिटिकल पावर इसमें कुछ भी नहीं मिला है, उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और धीरे धीरे फिर यहीं से नेपोलियन का पतन होना शुरू होता है। यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो, दिस इज़ व्हाट लिप्जिग का वॉर के बाद का दिखाया गया जहाँ पे नेपोलियन हार चुके थे और इनको एक पोस्टमैन के तौर पर दिखाया गया। इस पोस्टमैन के पीछे जो लेटर्स हैं वो बिखर रहे हैं और ये लेटर्स के साथ, हर लेटर्स के साथ इनका एक अपना टेरिटरी लूज हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैड टू डिस्कस। थैंक यू।